वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 साइंस का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.2 स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। चलिए सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये चीज़ आपने पढ़ी है कि जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मतलब सेल्स ही आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ये जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब इनका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे ऑर्गन की ही बात कर लें तो सारे जो ऑर्गन है वो एक ही जैसा काम नहीं करते, सबका अपना स्पेशल कुछ काम है। हार्ट का अपना अलग काम है, उसके फंक्शन करने का तरीका अलग है। लीवर का काम अलग है, वो अलग तरीके से वर्क करता है। किडनी अलग तरह से वर्क करती है, तो सबका अपना स्पेशल वर्क है। तो सेल्स ही आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाते हैं और ऑर्गन्स बनाते हैं एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और यही जो सेल्स है वो कलेक्टिवली मतलब कई सारे सेल आपस में मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि भाई ये ग्रुप जो सेल का है वो ये वाला काम करेगा, वो जो ग्रुप है वो वाला काम करेगा। इस तरह से डिसाइडेड रहता है। फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट्स दे मस्ट बी एबल टू इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद दियर सराउंडिंग्स। अब कई सारे सेल हैं, मिलके कोई काम करना है तो उनका आपस में इंटरेक्शन भी ज़रूरी होगा। मतलब एक दूसरे पे इफेक्ट डालें, कुछ कम्युनिकेट करें, कुछ चीज़ें इधर उधर ट्रांसफ़र करें, कुछ ना कुछ आपस में करना होगा। और सिर्फ सेल आपस में ही कुछ इंटरेक्ट ना करें बल्कि जो सेल है वो सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करे। इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो स्कूल में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और वो प्रोजेक्ट 4 या 5 लोग को मिल के करना है। मान लो 5 पर्सन है आपके ग्रुप के अंदर और सबको मिल के उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब काम कर रहे हैं और आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं, कोई चीज़ों का ट्रांसफ़र नहीं, बस काम कर रहे हैं। तो वो काम नहीं हो पाएगा। मतलब मिल के डिसाइड करते हैं ना कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, तुम क्या करोगे, तुमको क्या करना है, ये चीज़ कैसे होगी, ये मटेरियल तुम सप्लाई करोगे। तो इस तरह से इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तभी कोई प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है। ठीक इसी तरीके से अगर कई सारे सेल आपस में मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सेल आपस में भी इंटरेक्ट करने चाहिए और सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करने चाहिए। आपस में इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक सेल यहाँ पर है और एक दूसरा सेल यहाँ पर है। अब ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इनका कैसे आपस में कम्युनिकेशन होगा? तो एक तरीका ये होता है कि इनके बीच में एक ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, बस आपको इंटरेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में। तो ट्यूब से कनेक्शन हो गया। अब इससे होगा क्या, यहाँ से मटेरियल यहाँ जा सकता है, इधर से मटेरियल इधर जा सकता है। आमतौर से जो वाटर्स हो गए, आयंस हो गए, वो एक सेल से दूसरे सेल में इस तरह से जाते हैं। तो एक तरह का इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। अब इसी तरह से मान लो एक सेल ये है, दूसरा सेल बिल्कुल इसको टच किए हुए है। तो दोनों सेल की जो मेम्ब्रेन है यानी आउटर जो कवरिंग है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। यानी जो सेल के मटेरियल्स को, सेल का जो कंटेंट है वो जिस बाउंड्री के अंदर बंद रहता है वही बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों सेल की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में एक दूसरे को टच कर रही है। तो इस टच के थ्रू भी चीज़ें इधर उधर जा सकती हैं। अब इसी तरह से एक इंटरेक्शन ये होता है जहाँ पर ये एक सेल है और दूसरा एक सेल है। तो इनमें क्या होता है, एक थ्रेड लाइक कनेक्शन हो जाता है, जैसे थ्रेड से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया हो। इसके थ्रू कुछ चीज़ें आपस में ट्रांसफ़र नहीं होती लेकिन ये आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हो सेल्स ही आपस में मिल के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये जो सेल है वो आपस में कनेक्ट रहेंगे तभी एक ऑर्गेनिज्म बन पाएगा। अगर सेल बिल्कुल अलग अलग होंगे तो बिखर जाएंगे, इधर ऑर्गेनिज्म खत्म। तो इस तरह से जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि अपनी सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, अब उसको वाटर की ज़रूरत है तो वो वाटर उसको कहाँ से मिलेगा, सराउंडिंग से मिलेगा। फूड की ज़रूरत है वो सराउंडिंग से मिलेगी। अच्छा खाना पानी मिल गया, अब सेल के अंदर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कहाँ जाए, तो वो सराउंडिंग में रिलीज़ होगा। तो इस तरीके से कोई चीज़ चाहिए या कोई चीज़ रिलीज़ करनी है तो वो कहाँ होगी, सराउंडिंग के अंदर होगी। तो इस तरह से सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्शन हो जाता है। दीज इंटरेक्शंस अकर एट द बाउंड्री लेवल। अब ये जो इंटरेक्शन है वो बाउंड्री लेवल पे होता है। जैसा कि अभी ऊपर मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, ये फर्स्ट वाला केस देखो, यहाँ पर एक ट्यूब बना है जो बाउंड्री को कनेक्ट कर रहा है। बीच में जो सेल के कंटेंट है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखो सेकंड केस में दोनों सेल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बाउंड्री का कनेक्शन हो रहा है। थर्ड वाले में भी देखो जो स्ट्रिंग लाइक समथिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ बाउंड्री आपस में ज्वाइन है, तो बाउंड्री लेवल पे ही इंटरेक्शन हो रहा है। वे सब्सटेंसेज मूव बिटवीन द सेल्स एंड दियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जहाँ पर जो सब्सटेंसेज हैं वो मूव कर रहे हैं सेल्स के बीच में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं, या फिर ये मूवमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहा है, यानी सेल से बाहर जो सराउंडिंग है वहाँ पर चीज़ें जा रही है, सराउंडिंग से चीज़ें आ रही हैं। इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्ड टू दियर इन्वायरमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, तो जब सेल एक प्रेजेंट है
तो सेल का आपस में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन वो जो सेल है वो सराउंडिंग के साथ तो इंटरेक्ट कर सकता है ना। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गए, उनके अंदर जो मटेरियल का एक्सचेंज है या फिर इन्वायरमेंट को जो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जैसे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो गया, तो उससे सेल पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो मटेरियल का एक्सचेंज हो गया या इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना हुआ, वो इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है, यानी सेल की जो बाउंड्री है उसके थ्रू। 2.2.1 सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। तो चलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल का यूनिवर्सल फीचर है। यूनिवर्सल फीचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर सेल में सेल मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ सेल में होती हैं, कुछ में नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये यूनिवर्सल फीचर है, कहीं भी कैसा भी सेल उठा लाओ उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगी। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। तो सेल मेम्ब्रेन क्या एक पतली सी बाउंड्री है जो सेल को सराउंड किए हुए, घेरे हुए है, और सेल का जो कंटेंट है, सेल के अंदर जो मटेरियल है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल की इंडिविजुअलिटी को डिफाइन भी करती है। मतलब इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से अलग अलग जो सेल्स हैं उसको इंडिविजुअली हम कंसीडर कर पाते हैं कि हाँ भैया, जैसे ये 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000 जितने भी सेल हैं वो हैं। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना होती तो क्या होता? सेल के जो मटेरियल है वो आपस में मिक्स हो जाते और अलग अलग सेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाता। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आप दुकान पे जाते हो तो देखते हो ऐसे कंटेनर होता है, उसके अंदर मिल्क के पाउच रखे होते हैं, मिल्क के पैकेट्स रखे होते हैं। तो वो ढेर सारे जो पैकेट है वो एक कंटेनर में, एक बर्तन में कैसे रख पा रहा है? क्योंकि जो मिल्क है ना वो पाउच के अंदर है। अगर यही पाउच हम रिमूव कर दें तो सारा जो मिल्क है वो आपस में मिक्स हो जाएगा और फिर अलग अलग पाउच का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा। पूरा जो कंटेनर उसमें सारे मिल्क एक साथ मिक्स हो गए। तो ये जो पाउच है, पाउच की एक तरह की बाउंड्री है, पैकिंग है, वो अलग अलग पैकेट के मिल्क को अलग अलग रखती है। तो इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करती है कि भाई ये जो आप सेल देख रहे हो ना, इसकी बाउंड्री है, जो ब्लैक वाली है ना, ये इसकी बाउंड्री है कि बस यहाँ तक ये वाला सेल है। एक और सेल अगर इसके बिल्कुल बगल में भी रख दें तो ऐसा नहीं कि चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। दूसरे सेल को हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये वाली जो बाउंड्री है वो दूसरे वाले सेल की है। तो ये 1, ये 2, 2 सेल हो गए हमारे पास। अच्छा, यही जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये नाम भी आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल मतलब जिसके आर पार चीज़ें जा सकें। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे वॉल जैसी नहीं है कि हाँ बस ये मेम्ब्रेन है, अब इससे इधर से उधर ना कोई चीज़ आ सकती ना उधर से इधर आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये परमिएबल है, यानी इसमें पोर्स या हम कह सकते हैं छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ये देख सकते हो छोटी छोटी इसमें ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू चीज़ें इधर से उधर या फिर उधर से इधर आ सकती है। अब ये सेलेक्टिवली का मतलब क्या है? देखो, परमिएबल तो है लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब चीज़ें आर पार जा सकती हैं, लेकिन हर कुछ नहीं कि कोई भी चीज़ इधर से उधर, उधर से इधर आना चाहे तो आ सकती है। सेलेक्टिव है मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ सब्सटेंस को तो अलाउ करती है कि हाँ भैया इधर से उधर, उधर से इधर आ जाओ, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को ये ब्लॉक भी कर देती है कि भाई जाने नहीं देंगे हम। अब कैसे ब्लॉक करती है, कैसे अलाउ करती है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन के लेफ्ट साइड एक मॉलिक्यूल है, इसको राइट साइड जाना है तो क्या ये जा सकता है? आप देख सकते हो यहाँ पर जो ओपनिंग है वो इतनी बड़ी नहीं है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इसके थ्रू पास हो सके। इस मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बड़ा है तो इसके आर पार नहीं जा सकता। वहीं इस मॉलिक्यूल का बताओ, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये इसके आर पार जा सकता है क्योंकि इसका जो साइज है वो इस ओपनिंग से छोटा है, तो आसानी से आर पार निकल जाएगा। तो इस तरह से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वर्क करती है। अच्छा हाँ, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल और एक होता है सेमी परमिएबल। तो दोनों में डिफरेंस है। सेमी परमिएबल में साइज का फैक्टर होता है, मतलब वहाँ पर ओपनिंग है, अगर उस ओपनिंग के थ्रू आप पास हो सकते हो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पास हो सकते तो भाई हम क्या करें। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में सिर्फ साइज का फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने ये बना दिया और ये हमारी क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वैसे आप देखोगे तो साइज छोटा है, मतलब आसानी से निकल सकता है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है वो इसको अलाउ नहीं कर रही कि ना भैया जाने नहीं देंगे। तो सेलेक्टिवली परमिएबल में साइज के फैक्टर के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे चार्ज हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, उसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इस मॉलिक्यूल को पास होने देना है कि नहीं देना है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है,
ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल अक्सर लोग मिक्स कर देते हैं, सोचते दोनों चीज़ें सेम है, तो लिख दिया सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। दैट इज रॉन्ग, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स। आपने पढ़ा होगा किस तरह से जो एल्वियोलाई है उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे मूव करता है। तो ये जैसे एल्वियोलाई है, अंगूर के गुच्छे जैसा होता है, और ये ब्लड वेसल जा रही है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आई वो इसी एल्वियोलाई के अंदर भर जाती है, वहाँ से ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है, ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है वो इसी के अंदर चला आता है। तो यहाँ पर गैसेस का मूवमेंट कैसे हो पा रहा है, देखो चाहे एल्वियोलाई की बात कर लें या फिर ब्लड वेसल की बात कर लें, ये सेल से बने हैं, तो बेसिकली सेल्स के अंदर चीज़ें मूव कर रही हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस इट। तो किस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई के सेल्स में वो कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस के मूवमेंट को, यानी कौन सी चीज़ अंदर से बाहर आएगी, बाहर से अंदर आएगी, किस तरह से कंट्रोलिंग होती है। चलिए देखेंगे इसके बारे में। तो पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं 2.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट। विद द हेल्प ऑफ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज। 2 पोटैटो का पीस आपको जिनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो वो कट कर लेना है। मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस। अब दोनों पीस का जो इनिशियल वेट यानी अभी क्या वेट है वो आप मेजर कर लो। पुट 1 पीस ऑफ पोटैटो इन बीकर ए विद प्लेन वाटर। तो एक बीकर लो, उसका नाम रख दो बीकर ए, उसके अंदर प्लेन वाटर लो, यानी सिंपल वाटर है और कुछ नहीं है, उसके अंदर एक पीस पोटैटो का डाल दो। अब दूसरा वाला जो पीस है पोटैटो का उसको बीकर बी के अंदर रख दो। अब बीकर बी के अंदर 20% सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन है, यानी दूसरा जो पीस है उसको 20% सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन के अंदर डाल देना है। अब ये 20% सोल्यूशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो 20% सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन की बात कर रहा है ये कंसंट्रेशन शो कर रहा है, और कंसंट्रेशन निकालने की कई फॉर्मूले होते हैं। जैसे एक फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको निकालते हैं हम मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन कैसे बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो सोल्यूशन इक्वल हो जाएगा सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। तो 20% सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन बनाना है, जैसे चलो 20% शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने 20 ग्राम्स शुगर ले ली, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन आपको लिखना है, सोल्यूशन मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ऐसे सल्यूट हमने 20 ग्राम ले लिया है, मतलब वही शुगर, और सॉल्वेंट जैसे वाटर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो वाटर हमने ले लिया 80 ग्राम, मतलब 80 ml ले लिया, और 1 ml जो वाटर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1 ग्राम वाटर के। तो 80 ml लिया था, मतलब 80 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली। तो सोल्यूशन कितना हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 100 ग्राम, 100 तो ग्राम से ग्राम चला गया, 100 से 100 चला गया, आ जाएगा 20%। तो अगर 20% शुगर सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि 80 ml या हम कह सकते हैं 80 ग्राम वाटर ले लो, उसके अंदर 20 ग्राम शुगर डाल दो, और जब डिज़ोल्व कर लोगे तो जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा वो 20% कंसंट्रेशन का होगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सल्यूट या सॉल्वेंट को कितना ले रहे हो, कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, अगर इनका रेशियो मेंटेन है तो कंसंट्रेशन आपको वही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, आपने कहा कि नहीं भैया हम 80 ग्राम सॉल्वेंट नहीं लेंगे, हम 160 ग्राम ले लेंगे, ठीक है, आपने कहा 160 ग्राम हम वाटर ले रहे हैं, और सल्यूट को भी हम डबल कर देंगे, 40 ग्राम कर देंगे, तो क्या कंसंट्रेशन चेंज होगा, चलिए देखते हैं। इस बार हमने सल्यूट का मास लिया है 40 ग्राम्स, और सोल्यूशन कितने का बनेगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सल्यूट लिया 40 ग्राम, सॉल्वेंट लिया 160 ग्राम, ऐड करोगे आ जाएगा 200 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ग्राम से ग्राम चला गया, 0 0 चला गया, 2 2 जा 4, तो अगेन ये 20% आ गया। आपने क्या देखा, हमने सॉल्वेंट को इंक्रीज किया, सल्यूट को इंक्रीज किया, लेकिन वही रेशियो में सॉल्वेंट को डबल किया, सल्यूट को भी डबल कर दिया, तो कंसंट्रेशन वही रह गया। तो ये बात ध्यान रखना, सल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट पे कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता कि कितना परसेंट आएगा, डिपेंड करता है उनके रेशियो पे। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तब कंसंट्रेशन चेंज होगा। ये मैंने आपको बता दिया कैसे आप 20% शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन बनाओगे। अब ये जो चीज़ मैंने बताई ना, इसको ऐसे ना समझना कि बुक में तो नहीं लिखा, पता नहीं क्या एक्स्ट्रा बता दिया, ये आगे भी यूज़ होगा। लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट एन आवर और अंटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ द पीसेज। अब 1 घंटे के लिए आप बिना डिस्टर्ब किए उसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर जब आपको दोनों पीसेस के साइज में चेंज ऑब्जर्व होने लगे तब तक के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड दियर फाइनल वेट्स। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये 2 पोटैटो के पीसेस मैंने ले लिए हैं जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम है। चलिए इसका मास मेजर करते हैं।
तो ये देख सकते हो 8 ग्राम्स है। इसी तरह से दूसरे वाले का मेज़र करते हैं, ये भी देख सकते हो 8 ग्राम्स है। तो दोनों का साइज और जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब ये दो बीकर है, लेफ्ट साइड वाले बीकर में प्लेन वाटर है, यानी सिर्फ वाटर है और कुछ नहीं है। राइट साइड वाला जो बीकर है इसमें 20% शुगर सोल्यूशन है। अब दोनों में ही एक एक पीस पोटैटो का मैं डाल देता हूं। अब इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 घंटा हो चुका है और चलिए अब पोटैटो के पीसेस को निकाल लेते हैं और इसका वेट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ए वाले का वेट देखते हैं। प्लेन वाटर के अंदर जिस पोटैटो पीस को डाला था उसका साइज थोड़ा सा पहले से बड़ा हो चुका है और अब देख सकते हो उसका मास आ रहा है 9 ग्राम्स, पहले 8 ग्राम्स था, मतलब मास इंक्रीज हुआ है। ये बी वाला बीकर है जिसके अंदर हमने शुगर सोल्यूशन लिया था। इसका मास देख सकते हो 7 ग्राम हो गया, पहले 8 ग्राम्स था, मतलब 1 ग्राम कम हो चुका है। अब सिर्फ मास ही नहीं बल्कि दोनों के साइज में भी डिफरेंस आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि स्टार्टिंग में दोनों पीस का जो साइज है वो सेम था, लेकिन लेफ्ट वाला पीस जो कि प्लेन वाटर के अंदर था उसका साइज इंक्रीज हो चुका है, यानी वो स्वेल कर गया, फूल गया। और राइट वाला जो कि शुगर सोल्यूशन के अंदर था उसका साइज कम हो गया, वो छोटा हो गया, यानी वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। तो दोनों ही पीसेस का जो इनिशियल वेट है वो हमने क्या निकाला, देखो मास निकाला हमने 8 ग्राम। मास अलग होता है, वेट अलग चीज होती है। मास को हम ग्राम से मेजर करते हैं, लेकिन जो वेट है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और मास को वेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको 9.81 से मल्टीप्लाई करना होगा मास वाली वैल्यू को, या अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं, मतलब ये भी अप्रॉक्सीमेटेड ही वैल्यू है 9.8, या अभी के लिए आप रफली इसे 10 मान सकते हो। तो आपकी मर्जी किसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 ग्राम या ऐसे लगा देना अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो वेट पूछा है ना तो वेट ग्राम्स में नहीं आएगा बल्कि 8 ग्राम से वैल्यू आ रही, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 80 न्यूटन अप्रॉक्स। ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। फिर आपको फाइनल वेट बताना है। तो फाइनली हमने क्या देखा था, देखो वो पोटैटो पीस जो ए वाले बीकर के अंदर हमने रखा था जिसमें प्लेन वाटर था, उसका आपने देखा साइज इंक्रीज हो गया था। देखो पहले यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, पहले ये था, साइज इंक्रीज हो गया। और हमने देखा उसका जो मास है वो भी इंक्रीज कर गया, पहले 8 ग्राम्स था, बाद में कितना हो गया था, 9 ग्राम्स हो गया। तो 9 ग्राम को अगर आप न्यूटन में कन्वर्ट करोगे, मतलब मास को वेट में कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए आपको 9 को अप्रॉक्सीमेटली 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 90 न्यूटन। तो ए वाले बीकर में जो पोटैटो पीस है उसका फाइनल वेट हो गया है 90 न्यूटन, ये भी वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और बी वाले में हमने क्या देखा, देखो बी वाले का जो साइज है वो कम हो गया था और मास भी कम हो गया था, 7 ग्राम हो गया था। तो वेट की बात कर लें तो मास मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 70 न्यूटन। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेट्स। अब इनिशियल और फाइनल वेट के बीच का डिफरेंस आप निकालो। तो ए वाले बीकर की अगर हम बात कर लें, इसमें जो पोटैटो का पीस था उसके साथ क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेट हो गया 90 न्यूटन माइनस इनिशियल वेट था 80 न्यूटन, आ गया 10 न्यूटन। इसी तरह बी वाला जो बीकर है उसमें फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, फाइनल वेट हो गया 70 न्यूटन माइनस पहले था 80 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 न्यूटन। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि बी वाले बीकर में जो पोटैटो पीस था उसका वेट कम हो गया है 10 न्यूटन्स। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि बीकर ए के अंदर जो पोटैटो पीस था वो स्वेल कर गया, फूल गया, और बीकर बी के अंदर जो पोटैटो पीस डाला था हमने वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। व्हाट डू यू इन्फर, अब यहां से आपको क्या बात समझ में आई। अब देखो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको समझने के लिए कुछ चीजें पहले आप जान लो। हो सकता है आपको ना मालूम हो, या मालूम था लेकिन भूल गए, या सही से नहीं मालूम था, उतने अच्छे से चीजें नहीं पता थी, कंफ्यूजन था, तो वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो फिर आप यहाँ पर जो लिखा है उसको आप अच्छे से समझ जाओगे, मतलब जो आपको मैं आप समझाने वाला हूँ ना वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर यहाँ जो लिखा है बस उसको हम पढ़ते जाएंगे, आप समझते जाओगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की। लेफ्ट साइड वाला जो सोल्यूशन है वो कैसे बना है, देखो 80 ml वाटर लिया गया और 1 ml अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम के होता, तो हम ये भी कह सकते हैं 80 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम शुगर है। तो मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, 80 ग्राम वाटर 20 ग्राम शुगर, टोटल 100 ग्राम हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो हमने सॉल्व किया था, आया था कितना 20%, यानी लेफ्ट साइड वाला सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है 20%। इसी तरह राइट साइड वाले का आप निकाल लो। यहाँ पर देखो 80 ml वाटर है, यानी वही अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम शुगर है। तो मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 10 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, 80 ग्राम वाटर 10 ग्राम शुगर, 80 + 10 दैट इज 90 मल्टीप्लाई बाई 100।
इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 11.11% आएगा, जिसको आप सिंपल 11% लिख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 11% कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड वाले सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और राइट साइड वाले सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो जब दो सोल्यूशन को हमको कंपेयर करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर दो टर्म का हम यूज़ करते हैं, एक है कंसंट्रेटेड, दूसरा है डाइल्यूट। तो जिन दो सोल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन राइट के कंपैरिजन में ज़्यादा है वो है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इसी तरह से राइट वाला सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू लेफ्ट, तो कम कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को हम कहेंगे कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो राइट वाला क्या है? डाइल्यूट है। अब एक बात का ध्यान रखना, हालांकि ये चीज़ ग्रेड 8 में आपने पढ़ी है कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट ये रिलेटिव टर्म है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है। हम बात करेंगे किसके कंपैरिजन में? लेफ्ट वाला सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू राइट, राइट वाला डाइल्यूट है एज कंपेयर टू लेफ्ट। ये होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मार्क्स, किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए 80 आउट ऑफ 100। अब मैं आपसे पूछूं बताओ 80 मार्क्स कम है कि ज़्यादा है? तो भाई ऐसे कैसे बता सकते हैं? किसी से कंपेयर करके ही बता पाएंगे। यानी अगर हम 70 से कंपेयर करें तो हम कहेंगे हाँ 80 वाला ज़्यादा है, लेकिन अगर 90 से कंपेयर करेंगे तो 80 क्या है? कम है। तो कंपैरिजन में ही हम कह सकते हैं कम ज़्यादा, अदरवाइज वैसे नहीं बता सकते। ठीक इसी तरीके से ये दोनों सोल्यूशन जो आपस में कंपेयर करोगे तो एक इसमें कंसंट्रेटेड होगा जिसका कंसंट्रेशन हाई होगा, दूसरा डाइल्यूट होगा यानी जिसका कंसंट्रेशन कम होगा। अब दोनों टर्म को इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जैसे मान लो आपको शरबत बनाना है, उसमें थोड़ा सा चीनी डालोगे तो वो क्या होगा? सोल्यूशन हल्का होगा, कम मीठा होगा, मतलब डाइल्यूटेड है, हल्का है, पतला है। लेकिन अगर ढेर सारी चीनी डाल दिया, बहुत मीठा हो गया, तो हम कहेंगे वो कंसंट्रेटेड है, यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट है, शुगर का जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो काफ़ी मीठा हो गया। तो इस तरह से दोनों टर्म्स को आप याद रख सकते हो। कंसंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है और डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम है। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अमाउंट से हम कंपेयर नहीं करते, रेशियो से कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि दोनों केस में वही 80 ml वाटर ही है, तो सिंपल हम सॉल्यूट के अमाउंट को कंपेयर करके कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को डिसाइड कर सकते हैं। अब ये बात आप याद रखना, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी वो सोल्यूशन जहां पर कंसंट्रेशन हाई है उधर से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर एक कंटेनर है, इसके बीच में एक नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन है। नॉन परमिएबल मतलब जो दोनों साइड के मटेरियल को आर पार जाने ना दे। तो वाटर है और वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को डाला गया है, तो उसके पार्टिकल्स हैं पर्पल कलर के। तो ना ही वाटर और ना ही पोटेशियम परमैंगनेट इधर से उधर जा सकता है, क्योंकि बीच में एक नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इधर से उधर। अब यहाँ पर आप बताओ कि लेफ्ट और राइट वाले रीजन में किसका कंसंट्रेशन हाई है, किसका कम है? अब जैसा कि आप देख ही सकते हो, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाले दोनों में वाटर का अमाउंट तो सेम है, लेकिन लेफ्ट में पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल है यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो ज़्यादा है और राइट में कम है। यानी सॉल्यूट के पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है लेफ्ट साइड में वो ज़्यादा है और राइट साइड में देख सकते हो उतने ही पानी में सॉल्यूट का अमाउंट कम है, यानी कंसंट्रेशन कम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट वाला कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और राइट वाला डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो ऊपर क्या लिखा है? मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो मॉलिक्यूल को ऐसे मूव करना चाहिए, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल को इधर से इधर जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि बीच में नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन है जो चीज़ों को आर पार जाने ही नहीं देगी। तो अभी के लिए ये ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट का कंसंट्रेशन वैसे ही रहेगा, राइट का भी वैसे ही रहेगा, कोई दोनों में चेंज नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल हैं वो मूव ही नहीं कर सकते, बीच में नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या हो कि अगर इस मेम्ब्रेन को हम हटा दें तब तो कोई रुकावट नहीं रहेगी ना। तो चलो यही करते हैं। ये देखो, इस मेम्ब्रेन को हटाया और पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल हैं वो मूव करने लगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कब तक मूवमेंट किया? जब तक कि पूरे सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस ना हो गया हो, थ्रू आउट द सेम ना हो गया, मतलब यूनिफॉर्म ना हो गया हो। देखो अब यूनिफॉर्म हो गया कि नहीं? तो तब तक ये मूवमेंट चलेगा। यानी ओवरऑल क्या होना है? कंसंट्रेशन को सेम हो जाना है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो मूवमेंट रुक जाएगा, जो कि अब हो चुका है। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, जहां पर मॉलिक्यूल्स या कोई भी पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है ताकि ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म हो सके। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप जब परफ्यूम लगाते हो तो कुछ देर के बाद उसकी महक दूर तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि जहां पर आपने परफ्यूम लगाया, मान लो यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आपने परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम के जो सेंट के पार्टिकल हैं
वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाकी आसपास रीजन में नहीं है, तो क्या करेंगे वो इधर की तरफ जहाँ कंसंट्रेशन इनका कम है या परफ्यूम के पार्टिकल नहीं है उधर की तरफ जाएंगे ताकि सब जगह बराबर से ये फैल जाए। इसी तरह से जब अगरबत्ती को जलाया जाता है तो थोड़ी देर बाद उसकी महक दूर तक पहुंच जाती है, क्योंकि जहाँ पर अगरबत्ती जल रही है तो उस अगरबत्ती के जो सेंट के पार्टिकल हैं, महक वाले जो पार्टिकल हैं, वहाँ पर ज़्यादा है, बाकी दूर में कम है। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी जहाँ पर अगरबत्ती जल रही है वहाँ से दूर की तरफ ही मूव कर जाएंगे। इसी तरह खाने की महक और बहुत सारी चीज़ें थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है। तो बेसिकली वहाँ पर जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अब क्या हो कि बीच में अगर हम सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें तो इसके थ्रू कुछ सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं और कुछ नहीं। तो अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि दो तरीके के पार्टिकल हैं। ये जो छोटा ब्लू कलर वाला देख रहे हो ये वाटर का पार्टिकल है, और ये पर्पल कलर बड़ा वाला जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल है। अब इस मेम्ब्रेन में बीच में स्पेस है, तो होगा ये कि वाटर की जो पार्टिकल है यानी वाटर की जो मॉलिक्यूल है वो तो मूव कर जा रहे हैं, एक साइड से दूसरे साइड चले जा रहे हैं, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल हैं उनका साइज इतना बड़ा है कि बीच में जो होल है, जो ओपनिंग है, उससे ये पार नहीं हो सकते। तो ये इधर उधर मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वाटर के जो पार्टिकल है वही इधर उधर मूव कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस कैसे होगा। अब चलिए एक और चीज़ समझते हैं जिसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। यहाँ पर भी एक कंटेनर है, बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, और इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड शुगर सोल्यूशन है। तो ये वाइट वाले जो आप देख रहे हो ये शुगर के पार्टिकल हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, राइट का कम है, यानी हम ये कह सकते हैं लेफ्ट साइड वाला सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है और राइट वाला डाइल्यूट है। तो होना क्या चाहिए, जो शुगर के पार्टिकल हैं उनको कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि बीच में सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसमें इतनी जगह ही नहीं है कि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो इधर से उधर या उधर से इधर किधर भी जाना चाहें तो जा सकें। तो मतलब यहाँ पर आप शुगर के पार्टिकल तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है तब क्या करें, क्या होना चाहिए। तो देखो शुगर के पार्टिकल तो नहीं मूव कर सकते, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वाटर के पार्टिकल्स को मूव करा दें यानी वाटर मूव कर जाए, तो क्या उस केस में कंसंट्रेशन बैलेंस हो सकता है। सोचो इसके बारे में। तो जैसे अभी हम लेफ्ट साइड वाले सोल्यूशन की बात कर लें, इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हो 4 और 5 यानी टोटल 20 पार्टिकल्स हैं। एक बार के लिए मान लेते हैं एक पार्टिकल का जो मास है वो 1 ग्राम है। वैसे बहुत छोटा होता है, उसका मास काफ़ी कम होता है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि जैसे एक पार्टिकल 1 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर टोटल 20 ग्राम्स शुगर के पार्टिकल है यानी सल्यूट है। और यहाँ पर मान लो कि 80 ml वाटर लिया गया है, तो 80 + 20 यहाँ पर टोटल 100 ग्राम का सोल्यूशन है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आ जाएगा 20%, यानी अभी यहाँ का कंसंट्रेशन है 20%। इसी तरह राइट का देख लो, यहाँ पर 10 ग्राम है अपॉन सोल्यूशन कितना है 90 होगा, क्योंकि सल्यूट के अमाउंट कम है ना। वाटर तो चलो वही 80 ml हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो शुगर के पार्टिकल हैं देख सकते हो 10 ही है, तो ये 10 ग्राम हो जाएगा, तो 80 + 10 90 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालोगे तो आएगा 11% अप्रॉक्सीमेटली, वही केस जो अभी हमने पहले देखा था। तो दोनों का कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, और कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए पार्टिकल का मूवमेंट होगा। शुगर के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, अदरवाइज कुछ शुगर के पार्टिकल इधर से निकल के इधर चले जाते और काम बन जाता। जैसा कि डिफ्यूजन वाले केस में आपने देखा था कि यहाँ बीच में एक नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन है जो आर पार चीज़ों को नहीं जाने दे सकती। यहाँ पर 20 पार्टिकल्स हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के यहाँ पर 10 है। लेकिन जब इस मेम्ब्रेन को हम हटा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड 15 पार्टिकल है और राइट साइड भी 15 पार्टिकल हो गए। तो लेफ्ट साइड उतने ही वाटर के अंदर सल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा थे, यहाँ पर कम थे, तो इधर से इधर मूवमेंट हो गया, यानी यहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पर पार्टिकल कम है वो मूव कर गए। लेकिन यहाँ पर शुगर के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, तो वाटर को मूव करना पड़ेगा। लेकिन वाटर किधर से किधर मूव करेगा, क्वेश्चन ये है। अब लेफ्ट साइड वाले सोल्यूशन के अगर कंसंट्रेशन को कम करना है, 20% से अगर कम करना है, तो क्या कर सकते हैं। क्या इसमें अगर हम वाटर ऐड कर दें तो कम हो सकता है। यानी मान लो अगर इसमें हम 100 ml वाटर और डाल दें तो वाटर का अमाउंट कितना हो जाएगा 180 ml, यानी अप्रॉक्सीमेटली 180 ग्राम। शुगर तो उतनी है, शुगर तो हमने चेंज नहीं किया, तो ये 20 ग्राम हो जाएगा। सोल्यूशन कितना हो जाएगा 180 + 20 दैट इज़ 200 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब हो गया कंसंट्रेशन 10%। क्या बात समझ में आई। कंसंट्रेशन को कम करना है तो हम ये कर सकते हैं कि और वाटर को ऐड कर दें। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं
कि अगर हमको कंसंट्रेशन कम करना है तो वाटर के अमाउंट को ज़्यादा कर दो, कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो वाटर के अमाउंट कम कर दो। यानी अगर आप चाह रहे हो कि सॉल्यूट उतना ही रहे, उसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट यानी जैसे वाटर यहाँ लिया है तो वाटर के साथ क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन समझ गए। कंसंट्रेशन कम करना, वाटर ज़्यादा डाल दो, कंसंट्रेशन हाई करना, वाटर कम कर दो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या आप सोच पा रहे हो? लेफ्ट साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट का कम है। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, लेफ्ट के कंसंट्रेशन को कम करना होगा, राइट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। कंसंट्रेशन कम करना मतलब वाटर के अमाउंट को ज़्यादा करना है, और राइट साइड कंसंट्रेशन बढ़ाना है मतलब वाटर के अमाउंट को कम करना है। तो लेफ्ट साइड का जो वाटर है वो कम होगा और राइट वाले का वाटर इंक्रीज होगा। यानी वाटर का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगा। तो लेफ्ट का पानी कम हो जाएगा, राइट का ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, राइट साइड वाला वाटर का लेवल कम हो रहा है, लेफ्ट साइड वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाएगा। अब आप कहोगे 1 मिनट, लेफ्ट साइड का कंसंट्रेशन तो पहले हाई था, राइट का कम था, और अभी मैंने आपको बताया था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, लेकिन वाटर तो इधर से उधर मूव किया, ये उल्टा क्यों हुआ है? तो चलिए बताता हूँ इसके बारे में। अब देखो, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना, तो आमतौर से सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की बात हो रही होती है। यानी जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था उसमें आपने देखा क्या था, सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये था ना। मतलब यहाँ पर हमने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकाला था, तो यहाँ से जो वैल्यू मिली वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बता रही थी कि कहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, कहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो हाई से लो सॉल्यूट का मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस में जो हुआ वो वाटर का मूवमेंट हुआ है, और वाटर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन की बात होगी। थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन की अगर बात कर लें तो जैसे लेफ्ट साइड में 20 ग्राम सॉल्यूट है और सोल्यूशन है 100 ग्राम का, तो यहाँ से कंसंट्रेशन आया 20%। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की बात कर लें तो सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर हमने 80 ml वाटर लिया था, वही अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम, तो इस बार 80 आएगा न्यूमरेटर में, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 80%। अब इसी तरह से जो राइट वाला सोल्यूशन उसकी बात कर लें तो यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हमने क्या निकाला, 10/90 मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई थी अप्रॉक्सीमेटली 11%। लेकिन यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की बात कर लें तो देखो सॉल्वेंट का अमाउंट तो वही है, वाटर का अमाउंट थोड़ी ना हमने चेंज किया था, वाटर तो वही 80 था, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट कम था। तो वाटर 80, सॉल्यूट देख सकते हो यहाँ पर, यानी वही पोटेशियम परमैंगनेट की जो पार्टिकल है वो 10 ही है। तो 80/90 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको जो सॉल्व करोगे तो आएगा 89%। तो अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर लें तो इधर ज़्यादा और इधर कम, तो सॉल्यूट यहाँ से यहाँ मूव किया, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की बात कर लें तो यहाँ 80%, यहाँ 89%, मतलब यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम, तो इसीलिए वाटर इधर से इधर मूव किया। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, जब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, सिंपल सी बात। ऑस्मोसिस में भी यही होता है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी सेमी या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना मेम्ब्रेन के भी जो मूवमेंट है वो हो जाता है। लेकिन ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ये कंडीशन मस्ट है। दूसरी बात, डिफ्यूजन के केस में पार्टिकल का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। अब वो पार्टिकल वाटर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर के पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो 2 पॉइंट मेन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखो, जो ऑस्मोसिस है ना वो डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है, मतलब ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन ही है। बस यहाँ पर पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और वाटर का मूवमेंट होता है। ये 2 पॉइंट डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब चलिए आपके बुक में जो एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको देख लेते हैं, अब समझ में आएगी सारी चीज़ें आपको। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन दियर वेट। तो वेट में चेंजेस आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आपने ये देखा कि वो पोटैटो पीस का वेट जो बीकर ए के अंदर था वो इंक्रीज हो गया, वहीं बी वाले बीकर के अंदर जो पोटैटो पीस था उसका वेट डिक्रीज हो गया। अब ऐसा हुआ क्यों, इसके रीज़न की अगर बात कर लें तो दिस हैपेंस बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन थी उसने वाटर को ही अलाउ किया कि वाटर ही अंदर बाहर कर सकता है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है,
वरना तो शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल भी मूव कर सकते थे, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया कि भाई तुम नहीं जा सकते, सिर्फ वाटर ही इधर उधर जा सकता है। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है उसको थोड़ा आप समझो। जैसे ए वाले बीकर की बात कर लें तो यहाँ पर हमने प्लेन वाटर लिया था। अब इसके अंदर जो पोटैटो पीस हमने डाला था वो क्या हो गया था, स्वेल कर गया था, फूल गया था, उसका साइज इंक्रीज हो गया था। अब देखो जो पोटैटो है वो सेल से मिलकर बना है, तो अभी जैसे एक सेल को हम कंसीडर करते हैं कि पोटैटो के सेल्स के अंदर क्या हुआ, तो एक सेल के अंदर क्या हुआ उसको समझ लेंगे, वही सारी चीज़ें बाकी सेल के अंदर हुई है। तो ये पोटैटो का सेल है, इसके आसपास प्लेन वाटर है, क्योंकि प्लेन वाटर के अंदर ही हमने पोटैटो के पीस को डाला है। अब पोटैटो के सेल के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% होता है। बाकी स्टार्च होता है, इसके अलावा और भी मिनरल्स वगैरह होते हैं। अब ये बताओ, सेल के अंदर भी वाटर है, बाहर भी वाटर है, लेकिन अंदर का जैसे मैंने बताया वाटर के साथ और भी चीज़ें डिजोल्व हैं, तो वाटर का कंसंट्रेशन वही 80 to 90% है, मतलब चलो 80% जैसे मान लें। और बाहर तो सिर्फ हमने प्लेन वाटर ही लिया है, यानी पूरा का पूरा वाटर ही है, 100% वाटर का कंसंट्रेशन है। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब मिनरल्स तो अंदर से बाहर आ नहीं सकते, वरना वही आ जाते, सिर्फ वाटर ही मूव कर सकता है। तो वाटर क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। जब सेल के अंदर वाटर भरेगा तो सेल क्या करेगा, फूल जाएगा, उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। सेल का साइज इंक्रीज होगा मतलब जो पोटैटो का पीस हम देख रहे थे उसका साइज इंक्रीज हो गया, क्योंकि पोटैटो के पीस के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उनका साइज इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि बाहर का जो पानी है वो उसके अंदर चला गया। अब पानी अंदर चला जाएगा तो वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, भाई वाटर का तो वेट होता है ना, तो इसीलिए हमको वेट इंक्रीज देखने को मिला। एक बात ये हो गई। अब बी वाले में क्या हुआ उसको थोड़ा समझो। तो अब बात कर लेते हैं बी वाले बीकर, जिसमें हमने 20% शुगर सॉल्यूशन लिया था। अब बी वाले बीकर के अंदर जो पोटैटो का पीस है उसका एक सेल हम बना लेते हैं, और बाहर की तरफ अब यहाँ पर सिर्फ वाटर नहीं है बल्कि शुगर सॉल्यूशन है, यानी 20% शुगर सॉल्यूशन है। तो 20% शुगर हो गया तो 80% वाटर हो गया। अब सेल के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया 80 to 90%, मतलब 80 तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा ही होगा। जैसे मान लो इस सेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90% या 85%, 81 कुछ भी मान सकते हो। तो जैसे 90% वाटर है, तो अब बताओ वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। सेल के अंदर ज़्यादा है, 90% है, और सेल के बाहर कम है, 80% है। तो वाटर को कहाँ मूव करना चाहिए, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी वाटर मूव करेगा सेल के अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि अब बाहर 100% वाटर नहीं है, अब 80% है, क्योंकि 20% तो शुगर है। तो बाहर वाटर का जो अमाउंट है, या हम कह सकते हैं वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, अंदर ज़्यादा है। तो सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर निकलेगा जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों का बैलेंस ना हो जाए। तो अब ये बताओ, सेल के अंदर से वाटर निकल जाएगा तो सेल क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा कि नहीं, उसका साइज छोटा हो जाएगा कि नहीं, जैसा कि हुआ था, हमने ऑब्जर्व किया। और जब वाटर निकल जाएगा तो वाटर की वजह से जो उसका कुछ मास आ रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए मास का रिडक्शन हमको देखने को मिला। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो ये चीज़ें मैंने इतनी इसलिए बताई बैकग्राउंड में सारा, क्योंकि यहाँ जो अभी आगे टर्म लिखा है ना, उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं या गलत चीज़ें लेके चलते हैं। एक गलत कॉन्सेप्ट आपका अभी से अगर डेवलप हो जाएगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस क्लास 9 तक ही आपको पढ़ना है, इसके आगे तो पढ़ाई करनी नहीं है। तो अगर आपने बिल्कुल क्लैरिटी से चीज़ों को नहीं समझा होगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट। अब देखो मोर वाटर का मतलब क्या है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहीं से देखो गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, मतलब पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ से वाटर निकल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, कंसंट्रेशन मैटर करता है। क्योंकि अगर इस हिसाब से देखोगे ना, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर वाटर ज़्यादा है वहाँ से वाटर मूव कर जाएगा, तो ये बताओ बी वाले बीकर के अंदर हमने जो शुगर सोल्यूशन बनाया था उसके अंदर 80 ml वाटर लिया था, और सेल के अंदर, सेल तो कितना छोटा होता है, वहाँ के 80 ml वाटर था। सेल के अंदर तो वाटर कम रहा होगा ना, बहुत छोटा सा सेल है, और सेल के बाहर के रीजन में वाटर ज़्यादा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो बाहर से पानी अंदर जाना चाहिए बी वाले केस में भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, अंदर से पानी निकला। मतलब सेल जिसके अंदर पानी कम था वहाँ से वाटर बाहर निकला जहाँ पर पानी ज़्यादा था। तो अमाउंट मैटर नहीं करता, कंसेंट्रेशन मैटर करता है। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट। तो वाटर ज़्यादा नहीं, वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा, ये कह सकते हैं। या लेस सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम हो, जिसको सॉल्यूट के सेंस में हम कहते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी इसके अंदर सॉल्यूट कम होता है, कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है। याद करो जो मैंने आपको दिखाया था, सॉल्यूट के पार्टिकल 20 है, कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट के पार्टिकल 10 है, कंसेंट्रेशन कम है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, जहाँ पर वाटर ज़्यादा है, यानी वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से उस रीजन जहाँ पर लेस वाटर, यानी वाटर का कंसेंट्रेशन कम है। तो मोर वाटर से लेस वाटर की तरफ मूवमेंट होगा। या अगर सॉल्यूट के हिसाब से बात कर लें
तो लेस सल्यूट से मोर सल्यूट की तरफ मूवमेंट होगा, यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब क्योंकि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की जो बात है वो हम सल्यूट के रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब हम कह रहे हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, तो इसका मतलब वहाँ पर सल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है, और कंसंट्रेटेड कह रहे हैं मतलब उसके अंदर सल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, ये होगा वाटर का मूवमेंट। तो ये मूवमेंट कब तक होगा, अंटिल द कंसंट्रेशंस इन द टू एरियाज बिकम इक्वल, जब तक कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये जो मूवमेंट हुआ वाटर का थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 डाई स्प्रेडिंग इन वाटर एंड 7.9 फ्रेगनेंस स्प्रेडिंग इन एयर। In grade 8, that particles of mixture intermix due to a difference in their concentration, also called a concentration gradient. तो grade 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर 7 में आपने पढ़ा है एक्टिविटी 7.8 और 7.9 के अंदर कि कैसे जो डाई है, कोई भी कलर वाली जो चीज़ है, वो वाटर के अंदर स्प्रेड होती है। एक ड्रॉप आप डालोगे धीरे धीरे वो सब जगह वाटर में फैल जाएगी, मतलब जैसे कलर आपने डाल दिया वाटर में तो फैल जाता है ना। इसी तरह से जो फ्रेगनेंस है, महक है, एयर में वो कैसे स्प्रेड करती है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा है। क्यों होता है ये अभी मैंने आपको बता भी दिया, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। जहाँ पर उस डाई के पार्टिकल या फ्रेगनेंस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, वहाँ से जहाँ पर कम है मूवमेंट हो जाएगा। तो यही जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, यहाँ कंसंट्रेशन कम वहाँ ज़्यादा यहाँ कम, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये वर्ड भी याद रखना कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है दो रीजन के अंदर। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन क्या है, नेट मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब ये जो मूवमेंट है ना वो बिना मेम्ब्रेन के भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया ना, ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, वहाँ पर मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, लेकिन डिफ्यूजन में हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। आपको मैंने पॉइंट आउट करके बताया था कि वाटर, ध्यान रखना, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन में कोई भी मूव कर ले, अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। यहाँ पर सेल के हिसाब से बात करना है तो सेल में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अदरवाइज ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो जाता है। इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर्स रूट सेल्स बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब प्लांट्स में क्या होता है, सॉइल से जो वाटर रूट्स के अंदर जाता है वो इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब रूट्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट है तो उन सेल्स की जो मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। तो सॉइल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रूट के अंदर कम है, तो सॉइल से वाटर रूट के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट साइड में बॉक्स में दिया है, व्हाट इफ मूंग बीन सीड्स आर केप्ट इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आफ्टर सोकिंग इन वाटर फॉर 12 आवर्स व्हाट विल हैपन टू देम। अब मूंग की दाल को अगर हम 12 घंटे के लिए वाटर में भिगो के रख दें और फिर उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दें तब क्या होगा। तो इसको आप ऐसे समझो कि मूंग की एक दाल का पीस ले रहे हैं, उसका भी एक सेल ले रहे हैं। तो सेल के साथ क्या हो रहा है पहले ये समझते हैं। अभी ये सेल है, इसको जब हम 12 घंटे के लिए पानी में डाल के रख देंगे तो क्या होगा, यानी प्लेन वाटर है, तो यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन 100% है। मूंग की दाल के एक सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा क्योंकि और मिनरल वगैरह भी होता है, तो 100 से तो कम ही है, मतलब वाटर इसके अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा, ये जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। सेल के अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो पहले से ज़्यादा हो गया है क्योंकि बाहर से पानी अंदर आ गया है, अमाउंट इंक्रीज हो गया वाटर का। अब इसको उठा के अगर आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दोगे, जैसे 20% शुगर सोल्यूशन में हमने डाल दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ पर 80% वाटर है। जैसे मान लो पहले इसके अंदर 80% वाटर था, लेकिन 12 घंटे पानी के अंदर डिबोने की वजह से इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, अब 90% हो गया। तो मूंग की दाल के सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन अब ज़्यादा हो गया है और बाहर कम है, तो वाटर अंदर से बाहर मूव कर जाएगा, यानी उस केस में सेल से वाटर बाहर की तरफ आएगा। और जो सेल का साइज़ है या ओवरऑल हम देखें तो मूंग की दाल का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी। तो ये होगा ऑब्जर्व। What if a cell is kept in salt or sugar solution of different concentration? क्या हो कि अगर सेल को हम किसी सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में डालें अलग अलग कंसंट्रेशन के, तो इसका केस थोड़ा हम समझते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके के सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप समझ लो। जैसे ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर लिखा है, इसका मतलब क्या है,
तो जैसे ये हमारा सेल है, सेल के जो बाहर होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, नाम से ही समझ सकते हो एक्स्ट्रा है, मतलब जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा है, ले जाओ इसको बाहर कर दो। तो जो बाहर वाला है सेल के वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, और जो सेल के अंदर वाला है वो इंट्रा सेलुलर है। इंटर, अंदर, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पर सल्यूट के कंसंट्रेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हो ये एक सॉल्यूशन है, इसी में एक सेल को रख दिया गया है। तो रेड कलर का जो आप देख रहे हो ये एक सेल है जिसको इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया गया है। तो अब इस सेल के साथ क्या होगा ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। तो इसमें जो फर्स्ट केस बनता है वो ये कि सल्यूट का जो कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर ये इक्वल है, यानी सल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर और सल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर यानी इंट्रा सेलुलर, अगर ये इक्वल है तब क्या होगा। आप जानते हो अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तभी मूवमेंट होगा, यानी जहां पर कंसंट्रेशन हाई होगा, जहां पर कंसंट्रेशन लो होगा तो हाई से लो मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अंदर और बाहर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। तो सेल जैसा पहले था कुछ टाइम के बाद भी वैसा ही रहेगा, यानी सेल का जो साइज है ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो वाटर ना अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर निकलेगा, कोई मूवमेंट नहीं। तो ऐसा सोल्यूशन जिसका जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर के कंसंट्रेशन के इक्वल है तो सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। लेकिन क्या हो कि सेल के अंदर और बाहर जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है वो अगर डिफरेंट हो। अब इसमें सेकंड केस ये बनता है कि जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर में यानी सेल के बाहर वो कम हो, देखो लेस देन का सिंबल लगा है, इंट्रा सेलुलर से यानी सेल के अंदर से। कहने का मतलब ये है सल्यूट का जो कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर ये कम है और सल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ये ज़्यादा है, तब क्या होगा। यहाँ देख सकते हो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया, मतलब मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा ताकि कंसंट्रेशन अंदर और बाहर दोनों का बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमने लिया है सेल, और सेल जो है वो सल्यूट के पार्टिकल को तो मूव करने नहीं देगा। मतलब हमने शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन जो भी लिया हो तो उसमें जो सल्यूट प्रेजेंट है दैट इज सॉल्ट या शुगर वो तो मूव नहीं कर पाएगा। तो कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए वाटर को ही मूव करना होगा, यानी वही ऑस्मोसिस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन ये है कि वाटर किधर मूव करेगा, सेल के अंदर से बाहर जाएगा या बाहर जो सोल्यूशन में वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा। इसका आंसर आप बताओ। अब हो सकता है आप ये आंसर दो कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई है और बाहर कम है तो ऐसे मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सल्यूट का कंसंट्रेशन है। देखो यहाँ पर क्या दिया, सल्यूट का कंसंट्रेशन। सल्यूट का तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है वाटर का यानी सॉल्वेंट का। तो हमको ये देखना होगा कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ पर कम है कहाँ ज़्यादा है। तो ये कैसे निकालेंगे। देखो एक रिलेशन सिंपल सा समझो, ये चीज़ आप जानते हो कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अच्छा ये बताओ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमको सल्यूट का कंसंट्रेशन निकालना है तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे सल्यूट को डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही निकालते हैं ना। और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन निकालना है तो सल्यूट की जगह बस सॉल्वेंट रख दो। तो सॉल्यूशन का हमको निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन रख दो। तो सॉल्यूशन से सॉल्यूशन कैंसिल हो गया, बचा 100, यानी आ जाएगा 100%। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट कितना भी आप ले लो, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 100% होगा। क्योंकि देखो 100% का मतलब होता है फुल। सॉल्यूशन दो ही चीज़ से मिलकर बना है, सल्यूट और सॉल्वेंट। तो सल्यूट कम हो सॉल्वेंट ज़्यादा हो उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं, दोनों को मिलाओगे तो टोटल आ जाएगा फुल यानी 100%। तो सॉल्यूशन तो हमारा होता है 100%। अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन हमको 10% दिया है तो ये बताओ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है 90% होगा, क्योंकि दोनों को ऐड होकर 100% होना है। अब क्या हो कि सल्यूट के कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज कर दें, 10% से हमने कर दिया 20%, और सॉल्यूशन का तो वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन अपॉन सॉल्यूशन कोई भी वैल्यू हो कट जाएगा, 100 बच जाएगा तो 100% ही आएगा। तो सल्यूट के कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज कर दिया, 10 से 20% कर दिया, तो अब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। क्योंकि ऐड हो गया हमको 100 चाहिए तो ये 20 हो गया तो उसको 80 होना ही पड़ेगा तभी 100 आएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, हमने सल्यूट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो सॉल्वेंट का डिक्रीज हो गया। अब ऐसे भी देख लो कि अगर हम सल्यूट के कंसंट्रेशन को कम कर देते, 10 से 5% कर देते, तो क्या होता, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन 90 से 95 हो जाता, क्योंकि टोटल हमको 100% चाहिए। यानी सल्यूट के कंसंट्रेशन को हमने कम किया तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो अब सिंपल सी बात ये आपने समझ ली कि भैया अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाएगा, अगर सल्यूट का डिक्रीज होगा तो सॉल्वेंट का इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया था कि बाहर का कंसंट्रेशन कम अंदर का ज़्यादा, ये सल्यूट का था, लेकिन मूवमेंट सॉल्वेंट का होगा यानी वाटर का होगा।
तो वाटर का बताओ, रिवर्स कर दो, जस्ट डिक्रीज को इंक्रीज कर दो और यहाँ अंदर जो इंक्रीज हो रहा था उसको डिक्रीज कर दो। तो सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर कम है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होगा? बाहर से अंदर की तरफ, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल के अंदर वाटर जब भर जाएगा तो सेल क्या होगा? फूल जाएगा। ये देखो सेल का साइज बड़ा हो गया, स्वेल कर गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, तो आप फटाक से पूछोगे कि किसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का। अगर आप पूछ रहे हो सॉल्यूट का तो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट का पूछ रहे हो तो सेल के अंदर ये कम होता है। कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का कम है तभी जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है वो सेल के अंदर जा रहा है। अब तीसरा केस आता है जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्रा सेलुलर, यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ये ज़्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ये कम है। लेकिन ये तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का तो मूवमेंट होगा नहीं क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन अलाउ ही नहीं करेगी। मूवमेंट तो होगा वाटर का यानी सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के हिसाब से आप बताओ, तो बस हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था वहाँ सॉल्वेंट का कम हो जाएगा और जहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम था वहाँ पर सॉल्वेंट का ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होगा? अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर का कम है, तो वाटर ऐसे बाहर निकल जाएगा, यानी सॉल्वेंट सेल के अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो जब पानी निकल जाएगा तो ये क्या होगा? सेल सिकुड़ जाएगा, यानी इस केस में सेल का जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम होता है। वहीं अगर सॉल्वेंट के हिसाब से पूछूं तो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, यानी इंट्रा सेलुलर ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कम होता है। अब ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन, इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। अच्छा, हाइपोटोनिक, ये जो हाइपो या हिप्पो मिलता जुलता नाम है कि नहीं? हाइपोटोनिक, हिप्पोटोनिक, हाइपो, हिप्पो, तो इसको आप ऐसे याद रख लेना कि हाइपो, हिप्पो। और हिप्पो क्या होता है? मोटा सा होता है, एकदम जैसे लगता हो गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल क्या होगा? स्वेल कर जाएगा, उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, हिप्पो जैसा वो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक आपका इस तरह से याद हो गया। अब इसी का अपोजिट हाइपरटोनिक है, जहां पर सेल का साइज श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वहीं आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात कर लें तो इसको इस तरह से याद किया जाता है, आइसो परफेक्ट, यानी देखो मैं कितना परफेक्ट हूँ, ना मैं मोटा हूँ ना मैं पतला हूँ, ना मैं फूल रहा हूँ ना सिकुड़ रहा हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ, आइसोटोनिक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, तो वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो मूवमेंट की बात मैं कर रहा हूँ ये नेट मूवमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वाटर है वो बाहर से अंदर नहीं आएगा या अंदर से बाहर नहीं आएगा, ये मूवमेंट होता रहता है, लेकिन जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 10 वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर निकल गए और 10 मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ गए, तो हम कहेंगे नेट मूवमेंट ज़ीरो है, मतलब जितना बाहर गया उतना अंदर आ गया। तो जिस मूवमेंट की हम बात करते हैं कंसंट्रेशन में वो नेट मूवमेंट है। हालांकि ये चीज़ अभी आपके लेवल की ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया। देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई डिस्कशन मैंने नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया है, तो वही चीज़ें अभी हमको पढ़नी है जो आपके बुक में मेंशन है। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करके और शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल की बात कर ले तो उसका तो कोई एंड नहीं है। ये चीज़ बताओ फिर उसकी डिटेल, फिर उसकी डिटेल, ऐसे चलती जाएगी। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स, जिसको हम शॉर्ट में NM लिखते हैं, इतनी थिक होती है। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? 0.00001 मिलीमीटर, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, या इसे आप फैट्स भी कह सकते हो, एंड प्रोटीन्स। अच्छा, जो लिपिड्स है ना वो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये वैक्सी या ऑयली जैसे होते हैं, और लिपिड्स कई टाइप के होते हैं, उनमें से एक है फैट्स। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स या आप कह सकते हो फैट्स और प्रोटीन से बनी होती है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि आपको फिगर 2.7 में दिया हुआ है। तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाईलेयर। अब सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाईलेयर होती, बाईलेयर मतलब 2 लेयर, तो लिपिड की 2 लेयर होती है। 2 layers of special fat molecules with water attracting heads outwards and water repelling tails inwards। तो ये 2 लेयर इस तरह से कुछ होती है
कि इन लेयर में प्रेजेंट होता है स्पेशल टाइप का फैट मॉलिक्यूल, जिसमें एक हेड वाला पार्ट होता है बाहर की तरफ और टेल वाला पार्ट होता है नीचे की तरफ। तो 2 टेल होती है और एक हेड होता है। इसके बगल में भी इसी तरह से एक मॉलिक्यूल होगा जिसका हेड और ये टेल। इसी तरह इसके बगल में भी एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक हेड और 2 टेल। ये तो हो गई एक लेयर। अब इसी तरह से एक और लेयर होती है इसके नीचे, जहाँ पर ये हेड हो गया और ये टेल हो गई। इसी तरह इसके बगल में भी एक स्पेशल टाइप का फैट मॉलिक्यूल होता है जिसका हेड और ये टेल हो गई। इस तरह से कुछ होता है। तो एक लेयर ही ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जैसे मैंने आपको बताया 2 पार्ट है। एक तो ये ऊपर गोल सा हेड और नीचे टेल। जो हेड वाला पार्ट है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसको अट्रैक्ट करता है। वहीं जो टेल वाला पार्ट है वो वाटर को रिपेल करता है, दूर भगाता है। अब इसमें हेड जो है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, और जो टेल है वो अंदर की तरफ है। यानी अगर मैं ऐसे लेयर बनाऊं तो लेयर का ये अंदर वाला रीजन है, यहाँ पर आपको टेल मिल जाएगी, और ये बिल्कुल बाहर जो बाउंड्री वाला रीजन है वहाँ पर आपको हेड मिल जाएगा। तो ये भी बात आप याद रखना कि जो हेड है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। वही जो टेल है वो इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है, ये वाटर को रिपेल करती है विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन देम। और जो प्रोटीन है वो इन्हीं के अंदर एम्बेड होता है, यानी धंसा होता है बीच बीच में। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरी लेयर चलते हुए आ रही है यहाँ पर, ये आपको यहाँ प्रोटीन मिल जाएगा। ये प्रोटीन है, ये देख सकते हो प्रोटीन है, ये इधर प्रोटीन है। तो स्पेशल टाइप के फैट मॉलिक्यूल की डबल लेयर होती है जिसको हम लिपिड बाई लेयर कहते हैं, जिसमें हेड बाहर की तरफ, टेल अंदर की तरफ होता है। और यही जो पूरी लेयर आ रही होती है इसी में बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हैंस इट इज फ्लूइड। अब जो मॉलिक्यूल्स है ना वो साइडवेज मूव कर सकते हैं, मतलब इधर चले गए या इधर मूव कर गए। फ्लिप भी कर सकते हैं, पलट सकते हैं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाए। रोटेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं मॉलिक्यूल में। इसीलिए जो मॉलिक्यूल है उसको हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं। मतलब जैसे लिक्विड और गैस आपका फ्लूइड होता है ना, यानी वो फ्लो कर सकते हैं। तो जैसे वाटर की बात कर लें तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, वो रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, फ्लिप कर सकता है। इसीलिए जो वाटर है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, इसीलिए वो फ्लो कर पाता है। तो यहाँ भी जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर पा रहे हैं साइडवेज, फ्लिप भी कर पा रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम फ्लूइड कहते हैं। प्रोटीन्स इज द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। अब जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो भाई, वैसे तो यहाँ पूरी लेयर बनी हुई है, इधर से तो कोई चीज़ आर पार हो नहीं सकती। जहाँ प्रोटीन है वहाँ देख सकते हो ओपनिंग है, यहाँ देख सकते हो ये बीच में रास्ता है। तो बाहर से कोई चीज़ अंदर आनी हो या अंदर से बाहर जानी हो तो इसी प्रोटीन में जो ओपनिंग है उसी के थ्रू हो सकती है। तो जो प्रोटीन है वो एक गेट कीपर की तरह काम करता है, मतलब वो डिसाइड करेगा कौन सी चीज़ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आनी है। जैसे आप घर बनाते हो ना, तो उसके अंदर, घर के अंदर आने के लिए 1 2 3 बस ऐसे डोर होते हैं। ऐसे थोड़ी ना हर जगह डोर लगा दिया आपने, और डोर से ही एंट्री होती है। कोई कूद के अगर आना चाहेगा, खिड़की से घुसना चाहेगा तो चोर समझ के आप पीट दोगे उसको। तो उसी तरह से ये प्रोटीन भी करते हैं, गेट कीपर की तरह काम करते हैं। जिसको भी आना है, जाना, इधर ही से जाओ। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोजाइक, इट इज कॉल्ड द मोजाइक मॉडल। अब इसको मोजाइक मॉडल क्यों कहते हैं? आपने मोजाइक देखा होगा जहाँ पर छोटी छोटी टाइल्स को अरेंज करके कोई डिज़ाइन, कोई पैटर्न, कोई इमेज बनाई जाती है। यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है। जो ऊपर आपको इमेज दी है वो तो साइड व्यू हो गया, मतलब साइड से देखें तो ऐसे आपको दिखेगा। लेकिन अगर टॉप से देखें या बॉटम से देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह से है। ऊपर से देखोगे तो मॉलिक्यूल का जो हेड है वो आपको दिखेगा, ऐसे 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 पूरा अरेंज्ड है। बीच में आपको फैट मिल जाएगा, ऐसे यहाँ फैट मिल गया, इधर फैट मिल गया, और बाकी जगह ये ऐसे मॉलिक्यूल का हेड है। तो यहाँ भी ऐसे पैटर्न और डिज़ाइन टाइप का बनना है कि नहीं, मोजाइक जैसा बनना है कि नहीं, इसीलिए इसको हम मोजाइक मॉडल कहते हैं। अब सारे ही जो लिविंग सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी सराउंडिंग से और अपने जो नेबरिंग सेल्स हैं, पड़ोस वाले जो सेल हैं, बगल में जो सेल हैं, उनसे। कैसे करते हैं? थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन ही है जो सेल के मटेरियल और सराउंडिंग के बीच में है, तो इसी के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। इसी तरह से 2 सेल हैं तो दोनों सेल का जो मटेरियल है उसमें किसी चीज़ को इधर से उधर जाना है तो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगी। However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane. लेकिन प्लांट के सेल हो गए, फंजाई या बैक्टीरिया के सेल हो गए, इसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक एडिशनल लेयर होती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। मतलब जैसे हमने ये सेल बनाया, ये जो ब्लैक कलर से देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन है, तो प्लांट, फंजाई या बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, एक और लेयर होती है इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी, कॉल्ड द सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है और बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। लेकिन सेल वॉल हर किसी में नहीं होती, सिर्फ प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में ही होती है, यानी एनिमल सेल्स के अंदर ये नहीं होती।
वॉट डू यू थिंक इज द नेसेसिटी ऑफ द सेल वॉल इन दीज सेल्स। अब इन सेल्स के अंदर सेल वॉल की जरूरत क्या पड़ गई, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ एन अनियन। ये यहाँ पर लीफ नहीं होगा, अनियन पील की स्लाइड हमको बनानी है, ना कि अनियन लीफ की स्लाइड, ठीक है। और रोयो या इसी को हम क्रेडिल लिली भी कहते हैं, इसकी जो लीफ है, तो या तो अनियन पील की स्लाइड ले लो या फिर रोयो लीफ की स्लाइड ले लो। एंड माउंट इट विद सैफ्रनिन यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व प्लांट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। और सैफ्रनिन से इसको माउंट कर दो, जैसे कि आपने ग्रेड 8 में किया होगा। बेसिकली सैफ्रनिन क्या है, एक रेड कलर स्टेन है जो सेल को कलर प्रोवाइड करता है, जिससे सेल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि हाँ ये वाला ये पार्ट है, ये वो पार्ट है। तो इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करो। अब इसी तरह से टेम्परेरी स्लाइड प्रिपेयर करो चीक सेल की। कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी आपने किया है ग्रेड 8 में। जेंटली स्क्रैपिंग द इनर साइड ऑफ योर चीक विद अ कॉटन स्वैब और ब्लंट एंड ऑफ अ टूथपिक। एक टूथपिक ले लो, उसमें एक नोक वाला हिस्सा होता है, एक पीछे वाला हिस्सा जो नोकदार नहीं होता, जिसको हम ब्लंट एंड कहते हैं। उससे आप अपने गाल के अंदर वाला हिस्सा जो मुंह के अंदर होता है उसको हल्का हल्का स्क्रैप करो, रगड़ो। तो इससे क्या होगा, चीक के जो सेल हैं वो उस टूथपिक पे आ जाएंगे। स्प्रेड द चीक सेल ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड। अब इसी को आपको एक साफ सुथरी ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड कर लेना है। एक ड्रॉप वाटर डालो, उसके बाद कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू स्टेन जो होता है उसको डालो और फिर कवर स्लिप लगा दो। अब दोनों को आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करो। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, अनियन पील सेल्स जो कि फिगर 2.8a में दिया हुआ है, और रोयो लीफ पील सेल्स आर बॉक्स शेप्ड एंड रेगुलरली अरेंज्ड। तो आपको ये ऑब्जर्व होगा ना कि जो अनियन पील सेल्स हैं, जैसा कि आपको 2.8a में दिया हुआ है, ये देखो ए वाली फिगर, यहाँ पर अनियन पील के जो सेल्स हैं वो देख सकते हो रेगुलरली अरेंज्ड है। यानी एक सेल है, उसके बगल दूसरा सेल, फिर उसके बगल दूसरा सेल, ऊपर भी सेल, नीचे भी सेल। तो ये रेगुलरली अरेंज्ड है, एक के बाद एक, ऊपर नीचे सब पूरा ऐसे अरेंज्ड है। जैसे वॉल होती है ना, ब्रिक बाय ब्रिक, उस तरीके से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने रोयो लीफ पील ली है तो वहाँ भी ऐसा ही आपको दिखेगा। वेयर एज चीक सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, फिगर 2.8b। वहीं बी वाली फिगर देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ह्यूमन चीक सेल्स हैं। ये रेगुलरली अरेंज नहीं है, एक सेल आपको यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ एक सेल है, फिर ये दो सेल ऐसे आपस में घुसे हुए हैं, यहाँ एक के ऊपर एक सेल लदा हुआ है, ये जगह खाली है। तो ऐसे प्रॉपर एक के बाद एक अरेंजमेंट नहीं है, यानी रेगुलरली अरेंज नहीं है, इरेगुलरली अरेंज्ड है, इधर उधर बिखरे हुए हैं। इस इमेज में देखो आपको क्लियर समझ में आएगा, ये अनियन पील सेल्स हैं और ये रेगुलरली अरेंज्ड है। वही ये ह्यूमन चीक सेल है, देखो ये रेगुलरली अरेंज नहीं है, एक इधर है, ये आपस में मिक्स है। यहाँ भी इसमें भी देख सकते हो ये चीक सेल्स हैं। अब आपको क्या लगता है ये डिफरेंस किस वजह से है, तो इसका आंसर अभी आगे हम देखेंगे। प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ अ रोयो पील लीफ एंड ह्यूमन चीक सेल्स अगेन। अब फिर से आपको 2 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है, एक रोयो लीफ पील की और दूसरा ह्यूमन चीक सेल्स की। एंड पुट 20% शुगर सोल्यूशन ऑन देम। लेकिन इस बार क्या करना है, 20% शुगर सोल्यूशन भी इन दोनों पे डाल देना है। ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर। आधे घंटे के बाद माइक्रोस्कोप के अंडर दोनों को ऑब्जर्व करो। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट दियर इनर कंटेंट श्रिंक्स। आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो प्लांट सेल है उसकी बाउंड्री तो वैसे ही है, वो चेंज नहीं हुई, लेकिन बाउंड्री के अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेज। और इनर और आउटर बाउंड्री के बीच की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गई है, जैसे कि आपको फिगर 2.9a और b में दिया है। तो ये ए वाली इमेज है, ये बी वाली इमेज है। एक क्या है, क्रेडिल लिली लीफ पील इन वाटर, मतलब वही जो हमने इससे पहले एक्सपेरिमेंट किया था ऊपर अभी, मतलब सिंपल वाटर का यूज़ किया जा रहा है। और बी वाले में 20% शुगर सोल्यूशन का यूज़ किया जा रहा है। तो अगर सिंपल वाटर का यूज़ करोगे तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व होगा, और अगर 20% शुगर सोल्यूशन इस पर डाल दिया तो ऐसा कुछ आपको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व होगा। अब यहाँ जो इमेज दी है वो इतना क्लियर नहीं है, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं आपको क्लियर इमेज दिखाता हूँ और क्या हो रहा है यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक रोयो लीफ सेल है, इसमें आप देख सकते हो एक बाहर की तरफ बाउंड्री है ब्लैक कलर से जो कि है सेल वॉल, और एक अंदर की तरफ है ये रेड कलर की जो बाउंड्री देख रहे हो ये है सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल का कंटेंट भरा होता है। अभी इसके अंदर की डिटेलिंग मैंने नहीं बनाई है, सिंपल आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन शो करने के लिए सिंपल सा डायग्राम बना दिया है कि बाहर वाली जो ब्लैक कलर से लेयर देख रहे हो सेल वॉल है, अंदर जो रेड कलर वाली लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। मतलब 2 बाउंड्री है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली, बाहर वाली सेल वॉल और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन।
जब क्रेडिल लिली लीफ पील सेल्स में हम वाटर डाल के माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा कि कई सारे आपको सेल्स दिख रहे होंगे। जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है वो सेल वॉल है, उसके जस्ट अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है और पूरा सेल इस तरह से है। वहीं जब हम 20% शुगर सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं स्लाइड में तो आप देखोगे ब्लैक कलर वाली बाउंड्री तो वैसे ही है, यानी सेल वॉल तो अपना वैसे ही है, उसका शेप चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है और साथ ही साथ सेल का जो कंटेंट है वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। तो देख सकते हो अब इनका साइज छोटा हो गया क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में 20% शुगर सोल्यूशन है, यानी बाहर का कंसंट्रेशन वाटर का कम है। तो सेल के अंदर से जो वाटर है वो निकल के बाहर चला जाएगा, तो वाटर चला जाएगा तो सेल का साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन जो सेल वॉल है उसने अपना शेप चेंज नहीं किया। सेल के अंदर से जब वाटर निकला तो सेल मेम्ब्रेन का साइज कम हो गया। अब ये रियल इमेज भी देख सकते हो, वाटर के अंदर इस तरह से आपको दिखेगा। 20% शुगर सोल्यूशन के अंदर जो पिंक वाला रीजन है वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया, क्योंकि पिंक वाले रीजन की जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। अंदर से कंटेंट निकला यानी वाटर निकला, सेल का साइज छोटा हुआ, सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ गई, लेकिन जो सेल वॉल है वो वैसे ही बनी हुई है। ये एक और रियल इमेज है, इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, पिंक वाला रीजन सिकुड़ जा रहा है अंदर से वाटर निकलने की वजह से। तो क्या बात समझ में आई कि अगर वाटर का लॉस हो या वाटर अंदर जाए तो सेल मेम्ब्रेन बड़ी आसानी से शेप चेंज कर लेती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो एक रिजिड होती है, वो शेप चेंज नहीं करती। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तभी वो अपना शेप चेंज करती है, अदरवाइज वो चेंज को रेसिस्ट करती है, रोकती है कि चेंज ना होने पाए। यू मे ऑब्जर्व दैट द चीक सेल्स ऑन द अदर हैंड हैव श्रंक कंसिडरेबली। वहीं चीक सेल्स के केस में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो श्रंक कर गए, सिकुड़ गए। 2.2.2 सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। तो चलिए सेल वॉल के बारे में जानते हैं। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर टू विदस्टैंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक विंड एंड रेन। अब जो प्लांट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करते नहीं, इसीलिए उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है ताकि जैसे मान लो विंड चल रही है या रेन है उसको वो झेल सके। मतलब ऐसा तो है नहीं कि तेज़ हवा चल रही है, प्लांट कहीं जाके घर के अंदर छुप गया, उसको तो वैसे ही बाहर रहना है, उस हवा को पानी को झेलना है। तो उसका स्ट्रक्चर अगर सॉलिड होगा, रिजिड होगा, ठोस होगा तो ही वो इन चीज़ों को झेल पाएगा। देयरफॉर प्लांट सेल हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेल वॉल। इसीलिए जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनमें एक एडिशनल कवरिंग होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, यानी अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। भाई जिसको प्रोटेक्ट करना वो बाहर ही होगा ना, अंदर बैठ जाएगा तो कैसा प्रोटेक्ट करेगा। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फर्म एंड मेंटेन देयर शेप एंड हेल्प प्लांट्स स्टे अपराइट। अब जो सेल वॉल है वो लीव्स और फ्लावर्स को भी हेल्प करता है ताकि वो फर्म रहें, यानी प्रॉपर अपने शेप में रहें। अगर इनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी तो लीफ ऐसे नीचे झुक जाएगी, फ्लावर ऐसे जैसे मुरझा गया हो नीचे एकदम लटक जाएगा, वैसे अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसी सेल वॉल की वजह से जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रह पाता है, अदरवाइज वो गिर पड़े। ऑल्दो रिजिड द सेल वॉल इज परमिएबल विच मीन्स वाटर एंड सम डिजॉल्व मिनरल्स कैन पास थ्रू इट। अब जो सेल वॉल है वो रिजिड तो है, देखो रिजिड का मतलब क्या है, जिसका शेप चेंज ना हो सके। वैसे परफेक्टली रिजिड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम रिजिड वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसका कहने का मतलब ये है कि आसानी से जिसका शेप चेंज ना किया जा सके। वरना जैसे वॉल की बात कर लें तो वॉल क्या होती है, घरों में जो दीवार है वो रिजिड होती है, उसको आप धक्का मारो, कितना भी प्रेशर लगाओ वो हिलेगी नहीं, उसका शेप चेंज नहीं होगा, वो गिरेगी नहीं। लेकिन अगर ट्रक आगे टक्कर मार दे तब तो गिरी जाएगी ना। तो एक लिमिट होती है, यानी वो बहुत हद तक चेंज को रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। तो जो सेल वॉल है ना वो भी रिजिड है, यानी बहुत हद तक वो चेंज को रोकता है कि उसका जो शेप है वो चेंज ना होने पाए। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो उस केस में सेल वॉल को जो शेप है वो थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हाँ, तो जो सेल वॉल है वो रिजिड तो है लेकिन साथ ही में परमिएबल भी है, यानी इसके आर पार जो वाटर है या कुछ जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो पास हो सकते हैं। अलॉन्ग विद द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल हेल्प्स प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो सेल मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है और सेल वॉल की जो परमिएबिलिटी है, मतलब सेल वॉल क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर चीज़ को आर पार नहीं जाने देगा, कुछ को अलाउ करेगा, कुछ को ब्लॉक करेगा। लेकिन जो सेल है वो परमिएबल होता है, आर पार चीज़ों को जाने देता है। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो प्लांट की रूट्स हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मतलब सॉइल के अंदर जो वाटर या न्यूट्रिएंट है वो रूट के अंदर कैसे जाएगा, रूट के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है पहले उसमें जाएगा, तो सेल के अंदर जो सेल वॉल है उससे पार होके फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। When we place a royo leaf or an onion peel cell in a concentrated sugar solution, the plant cells lose water due to osmosis. तो जब हम रोयो लीफ या अनियन पील सेल को कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डालते हैं
तो जो प्लांट सेल है वो वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। हाउएवर द सेल डू नॉट श्रिंक इन साइज बिकॉज दियर रिजिड सेल वॉल मेंटेन्स दियर शेप। लेकिन जो सेल्स हैं उनका साइज छोटा नहीं होता, वो श्रिंक नहीं करते, सिकुड़ते नहीं, क्योंकि जो रिजिड सेल वॉल है वो उनके शेप को मेंटेन रखती है। मतलब सेल वॉल तो वैसे ही रहेगा, अंदर का कंटेंट सिकुड़ जाएगा। द इनर कंटेंट ऑफ द सेल श्रिंक्स एज द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हो जाएगी। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ये सेल वॉल है, इसी से बिल्कुल लगा हुआ सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जब अंदर का कंटेंट सिकुड़ेगा तो जो सेल वॉल है वो ऐसे छोटी हो जाएगी, अंदर का कंटेंट ऐसे है। तो अब देख सकते हो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में काफ़ी गैप आ चुका है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दूर हो जाएगी। दिस शोज दैट द सेल वॉल हेल्प्स द प्लांट सेल रिमेन फर्म इन दियर ओरिजिनल शेप। तो इससे बात समझ में आती है कि जो सेल वॉल है ना वो प्लांट की हेल्प करती है ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप में रहें, वरना प्लांट का जो शेप है वो चेंज होता रहे, कभी वो फूल जाए मोटा हो जाए, कभी वो एकदम सिकुड़ के पतला हो जाए। अब हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए, लेकिन जो अभी हमने पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ पोटैटो का जो साइज़ है वो कम ज़्यादा हो गया था, तो वो चीज़ हमको क्यों ऑब्जर्व हुई? क्योंकि पोटैटो के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वहाँ ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, वो चेंज को रेसिस्ट करती है, लेकिन जब एक लिमिट के बाद प्रेशर आता है तो जो सेल वॉल है वो भी थोड़ा बहुत कुछ अपना शेप चेंज कर लेती है। तो इसीलिए पोटैटो के साइज़ में आपको थोड़ा सा चेंज ऑब्जर्व हुआ। अगर पोटैटो के सेल में सेल वॉल ना होती तो वही जो एक्टिविटी आपने की है पोटैटो वाली, उसमें आप देखते ए वाले बीकर के अंदर जो पोटैटो पीस का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता, और बी वाले के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाता, क्योंकि शेप को चेंज होने से रोकने के लिए कोई सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। तो सेल वॉल की वजह से वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता। एनिमल सेल्स सच एज चीक सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल्स की बात कर ले, जैसे चीक सेल्स, उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। देयरफॉर व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन दे लूज वाटर एंड श्रिंक। इसीलिए जब कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डालते हैं उनको तो वाटर लूज कर देते हैं और सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप ईजिली। अब रिजिड सेल वॉल ना होने की वजह से जो एनिमल सेल्स हैं वो आसानी से शेप चेंज कर पाते हैं। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो सेल वॉल ना होने की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सेल को, वही सपोर्ट करती है मूवमेंट और बहुत से जो फंक्शन है एनिमल टिश्यूज़ के उनको। इसको आप ऐसे समझो कि हम जो मूवमेंट कर पाते हैं वो मसल्स की वजह से कर पाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर मसल्स ना हो ना तो किसी भी तरह का मूवमेंट हम ना कर पाएँ, इवन अपनी आई को भी ब्लिंक ना कर पाएँ, क्योंकि आई के मोशन को भी कंट्रोल करने वाली कौन होती है? मसल्स होती हैं। तो मूवमेंट के लिए मसल्स की ज़रूरत है। अब जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। सिकुड़ेंगी यानी साइज़ छोटा होगा और नॉर्मल होगा, साइज़ छोटा होगा नॉर्मल होगा, यानी साइज़ का चेंज होता रहता है। और ये साइज़ का चेंज क्यों हो पाता है? क्योंकि जो मसल्स हैं वो मसल सेल से बनी हैं और सेल्स यही काम कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। यानी मसल सेल का जो शेप है वो चेंज हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा कभी बड़ा। अब मान लो अगर मसल सेल में सेल वॉल होती तो मसल सेल का जो शेप है वो चेंज ना हो पाता, और इस तरह से हमारी जो मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वो वर्क ना कर पाते और हम मूवमेंट ना कर पाते। तो एनिमल जो मूवमेंट कर पाते हैं, इसके अलावा और भी जो फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, वो इसी सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। द प्लांट सेल वॉल इज़ प्राइमरली मेड ऑफ सेलुलोज। अब जो प्लांट सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज की बनी होती है। अब ये सेलुलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि फॉर्म होता है जब बहुत सारे ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो एक साथ लिंक हो जाते हैं। अब जो सेलुलोज है वो हमारे डाइट में रफेज की तरह वर्क करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। रफेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन हमारे पेट को साफ रखने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। यानी इनकी वजह से जो वेस्ट है वो आसानी से बॉडी से निकल पाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा कि फंजाई और बैक्टीरिया हो गए, इनमें भी सेल वॉल होती है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दियर सेल्स, ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके और इनका जो स्ट्रक्चर है उसको भी सपोर्ट मिल सके। तो इसके लिए इनके अंदर भी सेल वॉल होती है। पॉज एंड पॉन्डर, तो रुको और सोचो। तो चुप रहो, काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए इसके आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर्गुमेंट वुड यू गिव फॉर द नेसेसिटी ऑफ अ सेल वॉल इन प्लांट्स यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस वर्सेज इन एनिमल्स यूजुअली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। अब क्या आर्गुमेंट आप दोगे, यानी क्या आप रीज़न दोगे सेल वॉल की नेसेसिटी का प्लांट्स के अंदर
जो कि एक जगह फिक्स रहते हैं, वर्सेस एनिमल्स के अंदर जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है, वहीं जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि उसकी ज़रूरत उनको नहीं है। तो क्या रीज़न है इसका? तो इसका आंसर मैं आप ऐसे लिख देना, प्लांट्स आर यूजली फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड कैन नॉट मूव। जो प्लांट्स है वो एक जगह फिक्स रहते हैं, मूव नहीं करते। सो दे नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू मेंटेन दियर शेप एंड स्टैंड अपराइट। इसीलिए उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना शेप को मेंटेन रख सकें। देखो, जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमंस की बात कर ले, एनिमल्स की बात कर ले, तो हमारे अंदर बोन्स होती है, वो हमारे बॉडी को शेप देती है। अब इमेजिन करो हमारी बॉडी में अगर बोन्स ना हो तो क्या हो, हम सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, हमारी बॉडी का कोई शेप नहीं होगा। तो ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर बोन ये काम कर देती है शेप को मेंटेन करने का, लेकिन प्लांट्स के अंदर तो बोन्स होती नहीं। तो वहाँ पर शेप को मेंटेन रखना हो या प्लांट को सीधा खड़ा रखना हो तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेल वॉल प्रोवाइड करती है। Therefore, they need a rigid cell wall to provide support, maintain shape, and keep them upright. The cell wall also protect the cell and prevent them from losing shape even when water enters or leaves. इसी के साथ साथ जो सेल वॉल है वो सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि जैसा आपने देखा सेल के अंदर पानी जाता भी है, निकलता भी है। अब अगर सेल वॉल ना हो तो होगा ही, जैसे हम ह्यूमंस की बात कर लें तो हम लोग तो सोच समझ के भाई ज़रूरत है तो हम पानी लेंगे, प्यास लगी है तो पानी पिएंगे, ऐसा नहीं कि पीते चले गए। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई कंट्रोल सिस्टम है नहीं। प्लांट के अंदर वाटर का जो मूवमेंट है वो कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से होता है। अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहेगा तो पानी मूव करता रहेगा। मान लो प्लांट के अंदर पानी जा रहा है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो मूव करता जाएगा। अब सेल के अंदर भी तो एक लिमिट है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर भर जाएगा तो सेल बर्स्ट कर सकता है। तो सेल वॉल क्या करती है, इससे प्रोटेक्ट करती है। मतलब अगर एक्स्ट्रा वाटर चलता चला आ रहा है तो उसको रेसिस्ट करेगी, रोकेगी। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है ताकि उसका शेप लूज ना हो जाए। जैसे आपने रोयो लीफ का देखा था कि सेल का जो कंटेंट है वो श्रिंक कर गया, लेकिन सेल वॉल वैसे ही है। तो वाटर इंटर करे या लीव करे, जो सेल का शेप है वो मेंटेन रहता है। वही एनिमल सेल्स की बात कर लें तो इनमें सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मूवमेंट के लिए। और मूवमेंट कैसे हो पाएगा ये भी मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट मसल्स की वजह से होता है। और मसल्स कैसे बनी होती है, मसल सेल से बनी होती है। ये सेल क्या करता है, अपना शेप चेंज करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये करता है। अगर इसमें सेल वॉल आ जाएगी तो ये कर ही नहीं पाएगा, मसल वर्क नहीं कर पाएगी और हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मूवमेंट कराना है तो सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। बिना सेल वॉल के जो एनिमल्स हैं वो आसानी से शेप भी चेंज कर लेते हैं, विच हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू। जैसे हमको बेंड होना हो, हाथ पैर इधर उधर मूव कराना हो तो थोड़ा बहुत को शेप हम चेंज कर लेते हैं कि नहीं, तो वो इसी वजह से कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, What consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as a cell membrane? अब क्या हो कि अगर प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे सेल मेम्ब्रेन है ना, पानी अंदर गया फूल गई, पानी निकला सिकुड़ गई, लेकिन सेल वॉल इतनी आसानी से शेप चेंज नहीं करता, वो रिजिड होता है। लेकिन अगर सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन की तरह से फ्लेक्सिबल हो जाए तब क्या होगा? तो इसके आंसर मैं पैसे लिख देना, इफ अ प्लांट सेल वॉल बिकम्स एज फ्लेक्सिबल एज अ, यहां पर आएगा सेल मेम्ब्रेन, देन सेल्स वुड लूज दियर फिक्स शेप। अब जब सेल वॉल ही फ्लेक्सिबल हो गई, मतलब उसी का शेप चेंज हो सकता है, तो सेल का शेप चेंज हो जाएगा, तो सेल का फिक्स शेप नहीं रह जाएगा। सेकंड पॉइंट है, प्लांट्स वुड बिकम वीक, प्लांट वीक हो जाएगा एंड अनएबल टू स्टैंड अपराइट। प्लांट खड़ा किस वजह से है, सेल वॉल की वजह से है। अब सेल वॉल ही फ्लेक्सिबल हो गई अगर, तो वो सीधा खड़ा ही नहीं रह पाएगा। सेल्स माइट बर्स्ट इजली व्हेन वाटर एंटर्स, इसी के साथ साथ वाटर अंदर जा रहा है, अब जो है सेल वॉल फ्लेक्सिबल है, रोक ही नहीं रही, पानी चला जा रहा है, एक टाइम आएगा जो सेल है वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द प्लांट बॉडी वुड बी लॉस्ट। तो प्लांट का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, जो उसका पूरा ढांचा है, वो भी लॉस हो जाएगा। मतलब इधर उधर वो झूलता रहेगा, गिर पड़ेगा, सही से खड़ा नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कट द 2 पोटैटो पीसेज इन रफली इक्वल साइज एंड मेजर दियर इनिशियल वेट बिफोर प्लेसिंग देम इन डिफरेंट लिक्विड्स। अब हमने ऐसा क्यों किया कि वो जो 2 पोटैटो पीसेस हमने कट किए थे वो लगभग इक्वल साइज के थे, और हमने इनिशियल वेट क्यों मेजर किया, पहले क्यों वेट मेजर किया? तो इसके आंसर में आप लिख देना, इट इज इंपॉर्टेंट टू कट द 2 पीसेस, वही जो पूरा क्वेश्चन में दिया है, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट है, इक्वल साइज इंश्योर्स बोथ पीसेस हैव सिमिलर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सो ऑस्मोसिस अकर एट कंपेरेबल रेट। अब देखो हमने इक्वल साइज का इसलिए लिया क्योंकि अगर साइज इक्वल होगा तो जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, वो भी सिमिलर होगा, और जो ऑस्मोसिस है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर ये डिफरेंट होगा तो ऑस्मोसिस को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, दोनों सेम होगा तब हम कंपेयर कर सकते हैं क्या कहाँ पर ऑस्मोसिस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कैसे हो रहा है।
फिर सेकंड पॉइंट है मेजरिंग इनिशियल वेट हेल्प अस एक्यूरेटली कंपेयर द गेन और लॉस ऑफ वाटर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। देखो स्टार्टिंग में हमने वेट इसलिए लिया ताकि हम कंपेयर कर सकें कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो पोटैटो पीस है उसने वाटर गेन किया या लूज़ किया। जैसे स्टार्टिंग में हमने वे किया था तो मास आया था 8 ग्राम दोनों ही केस में, फिर ए वाले में इसका मास इंक्रीज हो गया 9 ग्राम और बी वाले में डिक्रीज हो गया था 7 ग्राम। तो हम कंपेयर क्यों कर पाए? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने मेज़र किया था, वरना यही हमको सिर्फ वैल्यू मिलती और हम कैसे बताते कि वाटर गेन हुआ है या लॉस हुआ है। फिर लास्ट पॉइंट है दिस इंश्योर दैट एनी चेंज ऑब्जर्व इज ड्यू टू द लिक्विड दैट इज सोल्यूशन नॉट बिकॉज ऑफ द साइज डिफरेंस। अब दूसरी बात ये यानी साइज इक्वल हमने क्यों रखा? क्योंकि अगर देखो साइज का डिफरेंस होता तो एक चीज़ माइंड में भी आती कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइज के डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा हो कि साइज के डिफरेंस की वजह से कहीं पर वाटर गेन हो रहा है कहीं पर लूज कर रहा है। तो साइज हमने इक्वल रख दिया तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि अब जो कुछ भी होगा वो लिक्विड का होगा, क्योंकि देखो दोनों में सेम चीज़ हमने ली, साइज भी सेम है मास भी सेम है, बस डिफरेंस किसका है? जो लिक्विड हम ले रहे हैं, ए में हम प्लेन वाटर ले रहे हैं, दूसरे में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले रहे हैं, यानी जो कुछ भी है सोल्यूशन का ही डिफरेंस है। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर रीजन हम जब पता करते हैं तो सारी चीज़ें सेम रखते हैं, बस एक वैल्यू को चेंज कराते रहते हैं। तो वहाँ समझ में आता है कि ये इफेक्ट किसकी वजह से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसी के साथ ये टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने दे दिया है, वहां से आप मैथ्स की वीडियोस देख सकते हो।